नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है, बेटी को उसकी माँ ने ऐसा सबक सिखाया कि वो सीधे सास के पैरों में जा गिरी। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। माँ जी, आपसे कितनी बार कहा है मुंह पर हाथ रखकर खांसा कीजिए। आपको अच्छा लगता है क्या यूं पूरे घर में खांसते फिरना? अपने कमरे में नहीं बैठ सकती क्या? मुझे तो डर है कि कहीं आपकी वजह से मुझे भी खांसी ना हो जाए। लक्ष्मी जी की बहू प्रेमा उनसे गुस्से में बोलती है। बहू, मेरी खांसी की दवाई खत्म हो गई है। लक्ष्मी जी मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए अपनी बहू से बोली, जब भी मुंह खोलती हो बस खर्चे की ही बात करती हो, जुबान पर तो जरा भी कंट्रोल करती नहीं। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हैं? अपने कमरे में जाइए और बिना मेरी इजाजत के कमरे से बाहर निकली तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन सुबह लक्ष्मी जी कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई थी। रसोई घर में से लगातार खटपट की आवाज आ रही थी। यह आवाज उनके बेटे बहू के कमरे में भी जा रही थी। तभी उनके बेटे विवेक की नींद खुली और अपनी पत्नी प्रेमा से बोला, अरे इतनी सुबह सुबह माँ रसोई में क्या कर रही है? देखूं तो। ऐसा कहते हुए जैसे ही विवेक उठने लगा तभी प्रेमा बोली, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिना मतलब अपनी नींद हराम कर रहे हो। तुम्हारी माँ अपने पीने के लिए पानी गर्म कर रही होंगी और इस चक्कर में हमारी नींद भी खराब कर देती हैं। तुम्हें कितनी बार कहा है कि सोने से पहले दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया करो, लेकिन तुम कहाँ मानते हो। सारी नींद खराब कर दी। कोई काम धंधा तो है नहीं इन्हें, घर का काम करने को कहो तो बीमारियों का बहाना लगाकर बैठ जाती हैं। यहाँ हमें नींद आए या ना आए किसी को क्या फर्क पड़ता है। एक तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, ऊपर से चैन की नींद भी नहीं सोने देती हैं ये। ऐसा कहते हुए प्रेमा ने सुबह सुबह अपनी सासू माँ को कोसना शुरू कर दिया। उसके मुंह में जो आ रहा था वह अनवरत बोले जा रही थी। तभी विवेक ने कहा, अरे प्रेमा, तुम भी जानती हो कि माँ के गठिया की बीमारी के चलते डॉक्टर ने उन्हें टहलने की सलाह दी है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठकर टहलने जाती हैं। और वैसे भी इतना भी काम नहीं होता जितना तुम बोलती रहती हो। सिर्फ घर का ही तो काम होता है, उसमें से भी साफ सफाई करने के लिए भी काम वाली बाई आती है और बर्तन और कपड़े धोने के लिए तुमने अलग बाई लगा रखी है। सिर्फ खाना पकाने का काम होता है और उसमें भी माँ तुम्हारी मदद कर देती हैं। सब्जियां छीलने काटने जैसे काम तो तुम्हें करने ही नहीं पड़ते, फिर भी ना जाने क्यों तुम पूरा दिन काम की ही रट लगाए रहती हो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे घर पर रहकर देखते हो कि कितना काम है। खुद तो खा पी कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पीछे घर का इतना काम होता है कि करते करते मेरी तो कमर ही टूट जाती है। और तुम्हारी माँ, अरे उन्हें तो खांसने से ही फुर्सत नहीं मिलती, काम क्या खाक करेंगी। शादी से पहले पता नहीं क्या क्या सपने दिखाए थे और अब बस अपनी बूढ़ी माँ की सेवा कराते हो। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी माँ के साथ रहते रहते। तुमसे कितनी बार बोला है इन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आओ, वैसे भी पूरे दिन बाहर घूमती रहती हैं तो तुम्हारी माँ को भी चैन मिल जाएगा और मुझे भी। तभी विवेक गुस्से में बोला, प्रेमा, आज तो तुमने यह बात कह दी है, लेकिन आइंदा कभी इस बात को दोहराया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला होने के कारण लक्ष्मी जी के कानों तक सारी आवाज जा रही थी। बहू के विचार जानकर उनके दिल को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ न कहना ही उचित समझा और पार्क चली गई।
नाश्ते के बाद लक्ष्मी जी दोपहर की साग सब्जी लेकर काटने बैठ गईं। उस समय प्रेमा अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकली और बोली, माँ जी, मैं जरा अपनी सहेली सोनिया के साथ बाजार जा रही हूँ, आने में कुछ देर हो जाएगी। तभी लक्ष्मी जी अपनी बहू से बोली, बहू, मेरा चश्मा टूट गया है, अब विवेक से क्या कहूँ, वो तो सुबह जाता है और रात को घर लौटता है। तुम बाजार जा रही हो तो मेरा चश्मा तुम ही बनवा लाना। तभी प्रेमा बोली, माँ जी, अभी तो आपकी खांसी की दवाई लाकर दी थी, अब चश्मे में पैसे खर्च करो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इस महीने खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मुझे भी अपनी सहेली की शादी के लिए शॉपिंग करनी है, इसलिए अभी टूटे चश्मे से ही काम चलाइए। और वैसे भी आपको कौन सा ऑफिस का काम करना होता है जो चश्मे के बिना नहीं रह पाएंगी। अगले महीने मैं आपका चश्मा बनवा लाऊंगी। तो लक्ष्मी जी बोली, ठीक है बहू। प्रेमा अपना पर्स उठाकर चलती बनी। चश्मे के बिना लक्ष्मी जी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी। एक दिन उनका पोता सोनू उनके कमरे में बैठकर खेल रहा था। उसने पानी मांगा तो लक्ष्मी जी रसोई घर में पानी लेने गईं, लेकिन बिना चश्मे के कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उनका हाथ कांच के गिलास से टकराया और गिलास नीचे गिर गया और टूट गया। जैसे ही प्रेमा ने कुछ टूटने की आवाज़ सुनी तो गुस्से से तमतमाती हुई बाहर निकली। फर्श पर देखा तो कांच का गिलास टूटा हुआ पड़ा था। देखते ही आग बबूला होते हुए प्रेमा बोली, भगवान ने दो दो आंखें दी हैं तो देखकर काम नहीं कर सकती आप। मेरा इतना महंगा इम्पोर्टेंट गिलास तोड़ दिया। मालूम भी है ये मेरी माँ ने दिया था। बिना मतलब इतना नुकसान कर दिया। प्रेमा की आवाज़ सुनते ही विवेक बाहर आया। क्या हुआ प्रेमा, इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना, तुम्हारी माँ ने मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। जानते हो यह मेरी माँ ने दिए थे। तभी विवेक ने कहा, अरे गलती से टूट गया होगा, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है। बिना बात के बतंगड़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तभी विवेक ने अपनी माँ की ओर देखा तो बोला, अरे माँ, आप चश्मा क्यों नहीं पहनती? इस कारण ही शायद आपको कुछ नजर नहीं आया होगा। बेटा, वह मेरा चश्मा। अभी लक्ष्मी जी बोल ही रही थी कि प्रेमा उनकी बात बीच में ही काटती हुई बोली, भगवान जाने कौन सी दुनिया में गुम रहती हैं तुम्हारी माँ। बिना मतलब मेरा नुकसान कर दिया। बड़बड़ाते हुए प्रेमा अपने कमरे में चली गई। इधर लक्ष्मी जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया जो उनकी बहू इतना बरस पड़ी। दरअसल प्रेमा पर अपनी तथाकथित मॉडर्न सहेलियों का काफ़ी प्रभाव था। उसकी अधिकांश सहेलियां या तो अपने सास ससुर से अलग होकर अपनी अलग गृहस्थी बसा चुकी थी या फिर उन्हें वृद्ध आश्रम भेजकर उनके जिम्मेदारियों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन बिता रही थी। उनकी देखा देखी ही प्रेमा पर भी अपनी सास को वृद्ध आश्रम भेजने का भूत सवार हो चुका था। अक्सर प्रेमा फोन पर ही चिपकी रहती, कभी अपनी सहेलियों के साथ अपनी सास की बुराई करती तो कभी माँ के साथ घर का सारा हाल चाल बांटती। एक दिन जब प्रेमा अपने घर की सारी बातें अपनी माँ को बता रही थी तो उसकी कुछ बातें लक्ष्मी जी के कानों में पड़ी। थोड़ी देर बाद वह अपनी बहू के पास आई और बोली, बहू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। यूँ अपने ससुराल की सारी बातें मायके में बताना अच्छी बात नहीं होती। इतना सुनने की देर थी कि प्रेमा एकदम भड़क गई और चिल्लाते हुए बोली, माँ जी, आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि छिपकर किसी की बातें नहीं सुना करते। अपनी बहू की जासूसी करते हुए आपको बिल्कुल शर्म नहीं आई?
प्रेमा के इस तरह के व्यवहार से लक्ष्मी जी एकदम सन रह गई, लेकिन कहती भी तो किससे। बहू तो समझने को तैयार नहीं थी और बेटे को वह परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपमान का घूंट पीकर सहन कर गई। लेकिन प्रेमा चुप रहने वाली नहीं थी। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही विवेक कमरे में आया, उसने फिर से वही जिद पकड़ ली। तुम्हारी माँ के रहते हुए तो मेरा जीना ही हराम हो चुका है। प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। किसी से फोन पर बात तक नहीं कर सकती। छोटी छोटी सी बातों पर लेक्चर सुनाने चली आती हैं। तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को व्रत आश्रम भेज दो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं। अरे व्रत आश्रम इन जैसे बूढ़े लोगों के लिए ही तो बना हुआ है, और फिर तुम्हारी माँ को भी अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे तो उनका दिल भी लगा रहेगा। तभी विवेक बोला, प्रेमा बड़े बुजुर्ग अगर कुछ समझाते हैं तो हमारे भले के लिए ही समझाते हैं, लेकिन यह सब बातें तुम्हारे दिमाग से बाहर हैं। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो कि मैं अपनी माँ को कभी व्रत आश्रम नहीं भेजूंगा। तुम नहीं जानती कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितने त्याग किए हैं, और आज जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उनका ख्याल भी ना रख सकूं तो लालत है मेरे बेटे होने पर। तभी प्रेमा बोली, बस तुम्हें तो अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई दिखाई ही नहीं देता। फिर विवेक ने कहा, प्रेमा तुम नहीं जानती कितनी मुश्किलों से मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। खुद भूखे रहकर मेरी माँ ने मुझे भर पेट खिलाया है। मैं केवल 10 साल का था जब पिताजी की मृत्यु हो गई थी, और उसके पश्चात माँ मुझे अकेला छोड़कर कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने घर से ही टिफिन सर्विस शुरू कर दी। और शाम को भी जो थोड़ा बहुत समय बचता था, उस समय मुझे पढ़ाने के साथ साथ स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी ट्यूशन देती थी। दिन रात मेहनत करते हुए माँ ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया कि मैं आज इज्जत भरी जिंदगी जी रहा हूँ। भले ही माँ के पास इतने पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी मेरी हर एक डिमांड को पूरा करती थी मेरी माँ। कहते कहते ही विवेक की आंखों में आंसू आ गए और बोला, प्रेमा मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं। विवेक की बातें सुनकर प्रेमा भी उस समय चुप हो गई, लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि इस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। प्रेमा अपनी सास से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, और विवेक की भी जान खाती रहती थी कि इस घर में या तो वो रहेगी या उसकी माँ, जिसके कारण विवेक फिर से परेशान रहने लगा कि आखिर वह प्रेमा को कैसे समझाए। एक दिन प्रेमा ने अपने घर पर अपनी सारी सहेलियों को बुलाया और अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी आज मेरी कुछ सहेलियाँ घर पर आ रही हैं, आप स्नैक्स बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आज आप ही उनके लिए चाय और स्नैक्स बनाना। लक्ष्मी जी के घुटनों में दर्द था, लेकिन फिर भी बहू की बात मानकर दोपहर से ही तैयारियों में जुट गई। उनके हाथ के बने खाने में इतना स्वाद होता था कि बड़े बड़े होटल के शेफ भी उनके आगे फेल हो जाए। प्रेमा की सहेलियों के आने से पहले लक्ष्मी जी लगभग सारे व्यंजन बना चुकी थी। प्रेमा की सहेलियां कभी प्रेमा की सास से मिली नहीं थी। थोड़ी देर बाद प्रेमा अंदर आई और पूछने लगी, माँ जी और कितना समय लगेगा? मेरी सहेलियां तो पहुँचती ही होंगी। तभी लक्ष्मी जी बोली, बाकी सारा काम हो चुका है, बस जब तुम्हारी सहेलियां आएंगी तो मैं चाय बना दूंगी। उसी समय दरवाजे की बेल बजी
तो प्रेमा ने कहा, माँ जी आप चाय बनानी रख दीजिए। और जल्दबाजी में चाय पत्ती के साथ चीनी के बजाय नमक का डिब्बा उठाकर अपनी सासू माँ को पकड़ा दिया और बोली, आप जल्दी से काम निपटाइए। और ऐसा कहकर प्रेमा घर का दरवाजा खोलने चली गई। नज़र कमजोर होने और चश्मा न होने के कारण लक्ष्मी जी को भी नमक और शक्कर में फर्क समझ नहीं आया और उन्होंने चाय में नमक डाल दिया। तभी प्रेमा अपनी सहेलियों को लेकर अंदर आई और उनके साथ बातें करने लगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद प्रेमा सबके लिए रसोई घर में से तरह तरह के स्नैक्स लेकर आए। तो ऐसे दिखा रही थी मानो सारे स्नैक्स उसने ही बनाए हों। सब लोग बड़े मज़े से स्नैक्स खाने लगे और हंसी मजाक और बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। थोड़ी ही देर में चाय भी बन चुकी थी तो लक्ष्मी जी गर्मा गर्म चाय लेकर आई और मेहमानों को सर्व करने लगी। उसकी सारी सहेलियां लजीज व्यंजनों का आनंद ले रही थी और खाते हुए उनमें से एक सहेली बोली, अरे प्रेमा यह स्नैक्स तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। तभी दूसरी सहेली बोली, हाँ यार पकोड़ों का तो कोई जवाब ही नहीं, इतने स्वादिष्ट पकोड़े तो मैंने आज पहली बार खाए हैं। तभी एक और सहेली ने कहा, लेकिन ये तो बताओ यह सब बनाना तुमने सीखा कहाँ से, इससे पहले कि लक्ष्मी जी कुछ कहती। तभी प्रेमा बोली, अरे यार इंटरनेट पर देखकर मैं सब कुछ सीख गई हूँ, तुम बस स्नैक्स एंजॉय करो। और स्नैक्स ही क्या, तुम अपनी सहेली के हाथ की बनी चाय का भी मजा लो और बताओ कैसी बनी है। लेकिन जैसे ही उसकी सहेलियों ने चाय पीनी शुरू की तो सबके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। कुछ सहेलियां वॉश बेसिन में कुल्ला करने लगी तो वहीं बाकी सहेलियां जिन्होंने अभी तक चाय पीनी शुरू नहीं की थी उन्होंने चाय वापस रख दी। उनका यह रवैया देखकर प्रेमा हैरान रह गई। उसने तुरंत चाय उठाकर थोड़ी सी चखकर देखी तो गुस्से में चिल्लाती हुई रसोई में आई और बोली, माँ जी यह आपने क्या किया? क्या आपको इतना भी नहीं पता कि चाय में नमक नहीं शक्कर डाली जाती है? कम से कम देख तो लिया कीजिए, दो दो आंखें दी हैं भगवान ने, आपको तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। और गुस्से में बड़बड़ाते हुए वापस अपनी सहेलियों के पास आकर बैठ गई। तभी प्रेमा की सारी सहेलियां कहने लगी, यह क्या प्रेमा, तुमने तो कहा कि स्नैक्स और चाय तुमने बनाई है, फिर नमक भी तुमने ही डाला होगा। अरे मैं बताना भूल गई थी कि चाय। प्रेमा इतना बोली ही थी कि एक सहेली उनमें से बोल पड़ी, अच्छा चाय तुम्हारे घर की नौकरानी ने बनाई होगी, लेकिन उसने नमक वाली चाय बनाकर हमें पिलाई। लगता है तुमने अपने घर की नौकरानी को बहुत सर पर चढ़ाया हुआ है। मैं अगर तुम्हारे जगह होती तो अभी धक्के मारकर घर से उसे बाहर फेंक देती। अरे नौकरानियों की क्या कमी है इस शहर में। हाँ हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। अपनी सहेली की बात सुनकर प्रेमा अपनी सहेली से बोली। रसोई घर में खड़ी लक्ष्मी जी ने सबकी बातें सुन ली और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसकी सारी सहेलियां अपने घर चली गई तो प्रेमा ने तो जैसे घर में तूफान ही खड़ा कर दिया और लक्ष्मी जी से बोली, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती। आखिर आप चाहती क्या है? अपनी सहेलियों के लिए मैंने थोड़ा सा काम करने को क्या कह दिया, आपने तो पूरे नमक का डिब्बा ही चाय में उड़ेल दिया। अगर कुछ नहीं बनाना था तो पहले ही मुझसे बोल दिया होता, लेकिन इस तरह मेरी बेइज्जती करवाने की क्या ज़रूरत थी।
तभी लक्ष्मी जी बोली, बहू मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही बनाया था, और जब चाय बनाने लगी तो नमक का डिब्बा भी तुमने ही मेरे हाथ में दिया था। यह कहकर कि मेरी सहेलियां आ गई हैं और जल्दी से चाय बना दो। अब यदि मुझे वह नमक चाय में डाल गया तो इसमें मेरा क्या कसूर था। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि लक्ष्मी जी का बेटा विवेक भी घर आ गया और प्रेमा को गुस्से में देखकर उसने कारण जानना चाहा, तो प्रेमा ने चिल्ला चिल्ला कर उसे सारी बात बताई। तो विवेक बोला, प्रेमा थोड़ा ध्यान तो तुम्हें भी करना चाहिए था कि माँ की अब उम्र हो चली है, तो कम से कम काम में उनका हाथ बटा देती। और माँ आप अपना चश्मा क्यों नहीं लगाती हो? जब भी आप चश्मा नहीं लगाती तो कुछ ना कुछ उल्टा हो ही जाता है। मुझे बताइए, आपने अपना चश्मा कहाँ रखा है? मैं अभी लेकर आता हूँ। तभी लक्ष्मी जी अपने बेटे से बोली, बेटा दरअसल बात यह है कि मेरा चश्मा कुछ समय से टूटा हुआ है, जिस कारण मैं ढंग से देख नहीं पाती और मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तो विवेक बोला, आप भी कमाल करती हैं माँ, आपका चश्मा टूट गया था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा मैंने तो बहू को कहा था, लेकिन बहू ने यह कहकर बात टाल दी कि इस बार खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है तो पैसे नहीं बचे। अगले महीने वह मेरा चश्मा बनवा कर ले आएगी। यह बात सुनकर विवेक ने प्रेमा की ओर प्रश्नवाचक निगाह से देखा, तो प्रेमा अपना बचाव करते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ, आखिर हूँ तो इंसान ही, भूल गई माँ जी का चश्मा बनवाना। फिर विवेक ने कहा, प्रेमा जैसे तुम इंसान होकर गलती कर सकती हो, वैसे मेरी माँ भी एक इंसान है और छोटी सी गलती पर तुम उन पर ऐसे चिल्लाने लगती हो जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम्हारे रोज रोज के इस व्यवहार से मैं तो परेशान हो चुका हूँ। विवेक की इतनी बात सुनकर प्रेमा का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुँच गया और जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें तो सिर्फ अपनी माँ ही नजर आती है। तुम्हारी जिंदगी में मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ। आज के बाद मेरा तुमसे और तुम्हारे इस घर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहते हुए प्रेमा गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में गई और बैग निकालकर अपने और अपने बेटे के कपड़े पैक करने लगी। फिर लक्ष्मी जी उसके पास आई और हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगी, बहू मेरे कारण तुम दोनों अपनी गृहस्थी क्यों खराब करते हो? यदि तुम्हें मेरी उपस्थिति पसंद नहीं है तो मैं ही वृद्ध आश्रम में चली जाती हूँ। तभी विवेक वहाँ आया और बोला, नहीं माँ, आपको हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। यदि प्रेमा को आपके साथ रहना पसंद नहीं है तो वह यहाँ से जा सकती है, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अब इस रोज रोज के झगड़े से तो मैं भी परेशान आ चुका हूँ। प्रेमा ने अपना सामान पैक किया और जैसे ही जाने लगी तो विवेक से बोली, अगर तुम चाहते हो कि हमारी गृहस्थी फिर से बसे तो अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ देना। मैं वापस आ जाऊंगी, नहीं तो मैं यहाँ कभी लौट कर वापस नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर प्रेमा अपने मायके चली जाती है, लेकिन विवेक ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वह इस समस्या का हल चाहता था। आज घर में जो कुछ भी हुआ था वह सब देखकर लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। उनकी आंखों में आज आंसू थे। फिर विवेक के पास आकर बोली, बेटा तुम कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे समस्या और बढ़ जाए। मेरे कारण
तुम्हारी गृहस्थी खराब हो, यह मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए मैं कल ही व्रत आश्रम चली जाऊंगी, फिर तुम बहू को घर वापस ले आना। फिर विवेक बोला, नहीं माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती, इसमें दो लोगों का बराबर का योगदान होता है, लेकिन यह तुम्हारी बहू किसी भी तरह का योगदान देना ही नहीं चाहती। अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए उसने कहीं फोन लगाया और बातें करने लगा। उधर प्रेमा जब ससुराल से झगड़ा करके अपने मायके आ गई तो उसके माँ बाप को उसकी चिंता सताने लगी, परंतु किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। 2 दिन उसकी भाभी ने भी उसकी खूब खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन जब प्रेमा अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी तो उसकी भाभी ने खाना लगाया। खाने के प्लेट देखते ही प्रेमा के पिता उसकी भाभी से बोले, बहू, सब्जी में तेल बहुत ही ज़्यादा है। तुम्हें तो मालूम है कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ और डॉक्टर ने ज़्यादा तेल का खाने को मना किया है, इसलिए तेल थोड़ा कम डाला करो। तभी उसकी भाभी गुस्से से बोली, पिताजी, यह तो आपका रोज का काम है। कभी आपको सब्जी में तेल ज़्यादा लगता है तो कभी चाय में शक्कर, और कुछ नहीं तो सूखी रोटी का ही रोना रोने लगते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, इस रोज रोज की किटकिट से सारा दिन काम में लगी रहूं, ऊपर से आप लोगों की यह टोका टाकी। और फिर प्रेमा की ओर देखते हुए बोली, आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, वो अलग। ना तो मुझे यहाँ प्राइवेसी मिल पाती है और ना ही मैं अपने हिसाब से जी पाती हूँ। अब मुझसे नहीं होती आप सब लोगों की खातिरदारी। अरे, आपको इतना तो समझना चाहिए ही कि मेरी भी अपनी जिंदगी है। अब मुझे आप लोगों से अलग रहना है। प्रेमा भाभी की ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गई। फिर बोली, भाभी, जरा सी तो बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? तब उसकी भाभी बोली, दीदी, आपके बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह हमारे परिवार का मामला है। आप अपना घर देखिए, आप इस घर की मेहमान हैं तो मेहमान ही बनकर रहिए। फिर प्रेमा गुस्से से बोली, भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहमान कहने की? इस घर की बेटी हूँ मैं, मेरा भी इस घर पर पूरा हक है। दीदी, आपका घर तो वह है जिसे आप छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हैं। अपनी भाभी को ऐसा बोलते देख प्रेमा तो उसे देखती ही रह गई। उसे अपनी भाभी का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। फिर थोड़ा संयम रखकर प्रेमा बोली, भाभी, लेकिन पापा ने ऐसा भी क्या कह दिया था जो आप इतना चिढ़ गई और अब अलग रहने की बात कर रही हैं? मुझे तो हैरानी हो रही है, आप तो कभी ऐसी नहीं थी। आप तो हमेशा हंसते हुए सारे घर का काम करती थी और माँ बाबूजी दोनों को खूब इज्जत देती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आप पिता समान अपने ससुर के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं? तभी प्रेमा की भाभी बोली, क्यों, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? आजकल तो कोई लड़की अपने सास ससुर के साथ रहना ही नहीं चाहती। सभी लड़कियां अपना अलग परिवार बसाना चाहती हैं। उन्हें अपना पति तो पसंद है, लेकिन उसके माता पिता की सेवा करना वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। ज़्यादा दूर क्यों जाना, आप अपने ससुराल में ही देख लीजिए। आपकी सास दिन भर आपके साथ घर के कामों में आपका हाथ बटाती हैं, लेकिन फिर भी अपनी सास की उपस्थिति आपको अपने घर में इतनी खटकती है कि अपनी सास को व्रत आश्रम भेजने की जिद लेकर अपने मायके आकर बैठ गईं। फिर आप ये सब बातें मुझसे कैसे कह सकती हैं? अपनी भाभी की ये बातें सुनकर
प्रेमा की आंखों से आंसू छलक पड़े और अपनी माँ की ओर देखने लगी। तभी उसकी माँ ने उसे एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। अपनी माँ का ऐसा व्यवहार देखकर प्रेमा हैरान रह गई और बोली, माँ, आप लोगों के साथ भाभी इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं और थप्पड़ आप मुझे लगा रही हैं। तभी उसकी माँ गुस्से से बोली, बेशर्म लड़की, जब तुम अपनी सास पर चिल्लाती हो, उन्हें इतनी बातें सुनाती हो, यहाँ तक कि उनसे अलग रहने की जिद में उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने पर अड़ी हो, तब तुम्हारे यह विचार कहाँ जाते हैं? जिस इंसान के पैसों से तुम ऐश करती हो, उसी को जन्म देने वाली माँ को डांटती फटकारती हो, उनकी बेइज्जती करती हो, तब तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं होता कि सास माँ समान होती है। तब तुम अपने आप को बिल्कुल सही समझती हो, लेकिन जब वही व्यवहार तुम्हारी भाभी ने हमारे साथ किया तो तुम्हें अपनी भाभी गलत लगती है। अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार होते देखकर तुम्हें कितना दुख हो रहा है। इतनी बात सुनते ही प्रेमा की नज़र शर्म से झुक गई। बेटी, मैंने तुम्हें कितना समझाया करती थी कि अपने ससुराल की बातें ससुराल तक ही सीमित रखा करो। अपने मायके में कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी परवरिश तो ऐसी नहीं थी। मैंने कभी तुझे कोई गलत सलाह नहीं दी थी, लेकिन आज तूने जो हरकत की है उसके कारण हमारी परवरिश पर भी सवाल उठेंगे। तेरे ससुराल वाले तो यही सोचेंगे कि तेरी माँ ने ही तुझे अपनी सास को वृद्ध आश्रम भेजने की सलाह दी है, गलत बातें सिखाई हैं। क्या आज से पहले तूने अपनी भाभी को इस तरह हम लोगों से बात करते हुए देखा है? अरे वह तो कभी ऊंची आवाज में भी बात नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारी देखा देखी तुम्हारी भाभी पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है। अपनी माँ की बातें सुनकर प्रेमा को एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर बैठी है। बहुत देर तक वह सोच विचार में बैठी रही। रात हो चुकी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह होते ही प्रेमा ने अपना सामान पैक कर लिया और अपने ससुराल वापस लौट आई। जैसे ही प्रेमा अपने ससुराल वापस पहुंची तो लक्ष्मी जी उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, प्रेमा उनके पैरों में गिर गई और बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ गई थी, जिस कारण मैं आपके साथ इतना बुरा व्यवहार कर बैठी। अपनी बहू को इस तरह माफ़ी मांगते देख लक्ष्मी जी ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। लेकिन लक्ष्मी जी यह बात समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो प्रेमा उल्टे पांव वापस आ गई और रोते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगी। विवेक, जो ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा था, प्रेमा की आवाज़ सुनकर बाहर निकला। सास बहू को इस तरह गले लगते देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तैयार होकर घर से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने अपनी सासू माँ को फ़ोन लगाया और उनकी मदद के लिए उन्हें शुक्रिया अदा करते हुए बोला, माँ जी, धन्य है आप। अगर सभी माँ बाप अपने बच्चों की गलत हरकतों पर उनके साथ ना देते हुए उन्हें इसी तरह सही रास्ते पर लाएं तो कोई घर परिवार कभी नहीं उजड़ेगा। कहते कहते विवेक की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल हुआ यूं था कि जिस दिन प्रेमा विवेक से झगड़ा करके अपने मायके गई हुई थी, उसी दिन विवेक ने अपनी सासू माँ को फ़ोन करके सारा किस्सा बयान कर दिया था और इस मामले में उनसे मदद मांगी थी। प्रेमा की माँ अपने दामाद और समधन को खूब अच्छी तरह से जानती थी।
इसलिए आज जो कुछ भी प्रेमा के मायके में हुआ वह सब प्रेमा के माता पिता और भाभी का सोचा समझा नाटक था, ताकि वह प्रेमा को सही रास्ते पर ला सके। आज प्रेमा बहुत खुशी से अपने घर का सारा काम कर रही थी और लक्ष्मी जी के साथ खूब हंसकर बतिया रही थी। जब विवेक घर लौटा तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ों के साथ स्थान पर हंसी ठिठोली की आवाज़ें पूरे घर में गूंज रही थी। यह नज़ारा देखकर विवेक सोचने लगा, प्रेमा की माँ की तरह यदि सभी माता पिता समझदारी से काम ले तो बहुत से घर उजड़ने से बच जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्या विवेक ने सही किया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।